गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे 1815 के बाद का नए रूढ़िवादी का जन्म। पिछले क्लास में आपको हमने बताए थे कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ, क्रांति काहे हुआ, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रांस में शासक था लुई 16वां। लुई 16वां को जनता ने गद्दी पर से हटा दिया और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। प्रजातंत्र की स्थापना के बाद वहाँ के लोगों ने जो संविधान बनाया था उसमें अमीर लोगों का ख्याल रखा गया, गरीब लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। फिर वहाँ के लोग परेशान होने लगे और उसने ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि हमारे लिए कोई मसीहा भेजिए। मसीहा के रूप में नेपोलियन भाई साहब आए। नेपोलियन भाई साहब ने वहाँ के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, पुनः राजतंत्र का स्थापना किया। स्थापना करने के बाद नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छा काम किए। काम करने के बाद वहाँ के लोगों ने नेपोलियन का बहुत तारीफ़ किया, बहुत अच्छा काम किए और वहाँ के लोग जो थे बहुत खुश थे। खुश होने के बाद नेपोलियन ने एक गलती किया। वहाँ जो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो भी बगल के देश जैसे हॉलैंड 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 बेल्जियम हॉलैंड बेल्जियम हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े भाग। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उसने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के जो बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, घुसपैठ कर लिया था। वहाँ नेपोलियन ने गलत काम किया। पहला काम ये किया उसने, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में वहाँ टैक्स हाई कर दिया कि यहाँ के लोगों से हम टैक्स ज़्यादा लेंगे। इसलिए टैक्स ज़्यादा लेने लगा क्योंकि नेपोलियन जो था वह राजा कहाँ का था? फ्रांस का। उसने फ्रांस के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत नेपोलियन से खुश थे और नेपोलियन का उसने बहुत अच्छा से स्वागत किया। लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के लोगों के लिए उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। वहाँ के लोगों से टैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगा। और दूसरी बात ये थी, हॉलैंड के लोग, बेल्जियम के लोग, स्विट्जरलैंड के लोग और इटली के लोगों को ज़बरदस्ती नेपोलियन ने बोला कि तुम फ्रांस के सेना में शामिल हो जाओ। और वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि हम फ्रांस के सेना में क्यों शामिल होंगे, फ्रांस तो मेरा देश नहीं है। और हॉलैंड के लोगों ने बोला, बेल्जियम के लोगों ने बोला कि फ्रांस तो हमारा देश नहीं है, हम क्यों सेनाएं भर्ती होंगे। स्विट्जरलैंड के भी लोगों ने बोला कि हम क्यों फ्रांस के सेनाएं भर्ती होंगे, फ्रांस तो मेरा देश नहीं है। उसके बाद इटली के जो बड़े भूभाग पर जो जैकोबिन क्लब के सदस्य कब्जा कर लिए थे, वहाँ नेपोलियन ने बोला कि आप लोग को भी सेना में भर्ती होना पड़ेगा। यही सब कारण था कि वहाँ के लोगों में आक्रोश भर गया। हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में लोगों ने नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद देखते हैं नेपोलियन भैया के साथ क्या क्या होता है। 1815 के बाद एक रूढ़िवादी का जन्म हुआ। नेपोलियन तो राजा था 1804 से 1815 के बीच, लेकिन उसने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड के लोगों से टैक्स भी लिया और ज़बरदस्ती ही सेनाएं भर्ती करना शुरू कर दिया। यही सब बातों से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बुरा लगने के बाद सन 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। क्या हुआ कि जैसे ही हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में नेपोलियन के विरोध में विद्रोह शुरू हो गया, तो उसी का फायदा उठा करके ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया तीनों मिल गया। अब मिलने के बाद उसने नेपोलियन के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दिया। उस क्रांति में नेपोलियन जी क्या हुआ? पराजित हो गया। अब नेपोलियन पराजित होने के बाद फ्रांस में कैसी व्यवस्था आती है हम आगे चल के देखते हैं। चलिए थोड़ा एक बार समझते हैं। नेपोलियन जो शासक था 804 से 815 के बीच, और नेपोलियन के विरुद्ध में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था वाटरलू। एक जगह है, वहाँ ही नेपोलियन के विरुद्ध में तीनों देश मिलकर के युद्ध किया और युद्ध करने के बाद नेपोलियन जी हार गया। हारने के बाद वहाँ के जो लोग थे, ऑस्ट्रिया का
यानी रूस का, ब्रिटेन का, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अब इसमें शासन हम कैसे करेंगे। तो सारे लोगों ने शासन करने के लिए एक मीटिंग का व्यवस्था किया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवादी की और वापस लौटना चाहते थे, और उस समय जो ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में और रूस में जो राजा थे वो रूढ़िवादी थे, बड़ी खतरनाक थे, पूरा तानाशाह था, पूरा तानाशाह। रूढ़िवादियों को लगता था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी है, और वहाँ के जो राजा था उसका मानना था कि जो शुरू से परंपरा चली आई है, जो शुरुआत से परंपरा चली आई है वही परंपरा लागू होगा। और शुरुआत में क्या होता था, वहाँ जनता पे जुल्म होता था, जनता के भलाई का काम कोई करते नहीं थे, और ये लोग का मानना था कि जो पहले नियम था वही नियम यानी आगे भी रहेगा। वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बचा कर रखना चाहते थे। वो लोग का मानना था कि फ्रांस में जो राजतंत्र था फिर से वो वापस होगा, जो चर्च था वो भी वापस होगा, सामाजिक ढांचे और संपत्ति, उस समय जो फ्रांस में संपत्ति रखने का अधिकार था वो अमीर लोगों के लिए था, लेकिन नेपोलियन ने नियम बदल दिया था और उसने कहा था कि कोई भी इंसान संपत्ति खुद रख सकता है। अगर कोई गरीब इंसान अगर अपने मेहनत से रुपया पैसा कमा करके संपत्ति जमा किया है तो वह रख सकता है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन ख़त्म हो गया, नेपोलियन का शासन खत्म हो गया, तो वहाँ के जो लोग ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन के जो राजा थे वो बोला नहीं, सिर्फ संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, गरीब को नहीं है। तो वह पुराने जो नियम थे वो लागू करना चाहते थे। लेकिन उनमें ज़्यादातर लोग इस बात को भी मानते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में उन बदलावों को जरूरी जारी रखना चाहिए जो नेपोलियन ने किया था। तो प्रशासन में क्या सिस्टम था कि उससे पहले प्रशासन जो था अमीर लोगों के लिए था। नेपोलियन ने किया कि नहीं, प्रशासन जो है सभी के लिए होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसके पक्ष में वहाँ के भी लोग थे, ऑस्ट्रिया के जो राजा थे वो भी थे, रूस के जो राजा थे वो भी थे, और ब्रिटेन के भी राजा थे वो भी इसके पक्ष में थे, नहीं प्रशासन सभी के लिए क्या है, जरूरी है। उन्हें लगता था कि उसे आधुनिकरण से परंपरागत संस्थाएं और मजबूत होनी चाहिए। उसका मानना था कि ये जो आधुनिकरण हुआ है, आधुनिक युग हुआ है। आधुनिकरण का मतलब ये हुआ जैसे ही फ्रांस में मशीन का आविष्कार हुआ। मशीन का आविष्कार जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ जो गरीब लोग थे उसने उद्योग करना शुरू कर दिया, मशीन खरीदा और अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब बिजनेस करने के बाद लोगों के पास पैसा आया, और पैसा आने के बाद उसने एजुकेशन के क्षेत्र में अपना पैसा लगाया और अपने बच्चे को पढ़ाया। और जब कोई भी समाज, जब कोई भी देश के बच्चे जब पढ़ लेते हैं तो वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अगर वहाँ राजा तानाशाह होगा तो उसके विरोध में आंदोलन तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी देश के जनता अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उस देश में राजा से सवाल पूछने वाले कोई नहीं रहेंगे। तो ये जो था ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रूस के लोग बोला नहीं, आधुनिकरण से बहुत नुकसान हमें हुआ है, इसको हम समाप्त करके परंपरागत संस्थाएं और मजबूत करेंगे। जो परंपराएं शुरू से चलती आ रही है वही लागू होगा। अगर यहाँ आधुनिकरण हो गया है तो इसको हम खत्म कर देंगे। कहाँ? फ्रांस में। उन्हें यह भी लगता था कि एक प्रकार से सेना, एक कुशल प्रशासन और एक गतिशील अर्थव्यवस्था और दासता की समाप्ति से यूरोप में राजतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो उस समय जो दास प्रथा था, दास प्रथा का मतलब होता है गुलामी। जैसे किसी भी इंसान को हम पैसा देकर खरीद लेंगे और खरीदने के बाद उससे हम सारा काम कराएंगे, उससे हमें कुछ रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जी दास प्रथा, मतलब गुलाम का खरीदो फरोख्त। जैसे आज हम लोग गाय, भैंस, बकरी को हम बाजार में जा करके खरीद के लाते हैं, लाने के बाद हम उससे जो दूध प्राप्त करते हैं, तो क्या हम गाय को, भैंस को पैसा देते हैं कि आप हमको दूध देते हो, पैसा दीजिए? नहीं ना। तो उसी प्रकार से आज से लगभग 350 साल पहले फ्रांस में जी क्या था? दास प्रथा था। दास प्रथा का मतलब होता है गुलाम खरीद लेना। लोग मार्केट लगता था, उस मार्केट में लोग, अमीर लोग जो थे वो पैसा लेके जाते थे और वहाँ बहुत सारे लड़की को अपने घर खरीद के लाते थे, उससे सारा काम करवाते थे, और काम करने के एवज में नहीं तो उसे कोई पैसा मिलता था और नहीं कोई फैसिलिटी मिलती थी, वह जिंदगी भर उसी का गुलामी करते थे। और वहाँ के लोग का मानना था कि नहीं, दास प्रथा जो खत्म कर दिया नेपोलियन, उसको हम पुनः दोबारा लाएंगे और ये परंपराएं हमेशा चलेगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वियना संधि को, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वियना संधि क्या हुआ? जैसे ही नेपोलियन पराजित हुआ तो ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन, वही तीनों युद्ध में थे, वाटरलू में।
जहाँ नेपोलियन हारा था। और वो लोगों ने बोला कि ये जो फ्रांस को जो हम लोग जीते हैं, इसका हमें क्या करना है। तो उसी के लिए एक मीटिंग किया गया वियना संधि। मतलब कि संधि का मतलब होता है वादा। कौन कौन सी वादा हुई थी वियना में, वो सारे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो सन 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने यूरोप में कई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक मीटिंग की। जब नेपोलियन पराजित हुआ तो बोला कि अब जो फ्रांस को हम चलाएंगे, इसके लिए कौन कौन सा हम रूल नियम बनाएंगे। उसके लिए उसने एक संधि किया वियना में। ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, वहाँ एक मीटिंग किया। और मेहमान नवाजी कौन किया था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख ने बोला, ए भैया चलिए ना हमारे राज्य में, वहीं बैठ के बात करेंगे कि फ्रांस के साथ हम लोग कौन कौन से काम करेंगे, फ्रांस को हम लोग कैसे चलाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वियना संधि का खाका तैयार किया गया। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलाव। तो इस मीटिंग का मेन मकसद था, नेपोलियन ने फ्रांस में जो काम किए थे उस काम में बदलाव करेंगे और अपने मर्जी से, अपने मन से जो भी काम होगा हम लोग वह काम करेंगे। इस संधि के अनुसार कई कदम उठाए गए, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। फ्रांसीसी क्रांति के उनके दौरान बुर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी गई। अब समझते हैं फ्रांस में पहले जी क्या था। तो पहले फ्रांस में बुर्बो वंश के राजा राज करते थे, और लेकिन फ्रांस के जनता ने बुर्बो वंश का जो राजा था लुई 16 उसे हटा दिया गया। फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन राज किया। तो वहाँ के जो लोग थे ब्रिटेन, रूस और इंग्लैंड, उसने सोचा कि नहीं, पहले जो फ्रांस में जो राजा था वही राजा बनेगा। और उस समय फ्रांस में जो राजा था वो बुर्बो वंश से था। तो वो लोग का मानना था कि बुर्बो वंश का जो राजा फ्रांस में राज कर रहा था, फिर से उसी वंश का, उसी खानदान के लोग वहाँ राजा बनेंगे। ये कदम उठाया गया। और लुई 16 कौन वंश के राजा थे? बुर्बो वंश के राजा थे। 1815 में रूढ़िवादी शासन की व्यवस्था आई, वह सब तानाशाही की प्रकृति की थी। और बुर्बो वंश का जो राजा बना सब वैसे ही पूरा तानाशाह का मतलब ये होता है कि जो जनता के प्रति कोई भी जिसके दिल में माया न हो। अगर कोई जनता कोई डिमांड करता कि हे राजा साहब हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमको रोजगार दीजिए, तो वहाँ का राजा बोले मारो इसको, रोजगार मांगेगा, मारो इसको। तो वहाँ के जो राजा थे वो जनता के प्रति पूरा रूढ़िवादी थे, पूरा तानाशाह थे। अगर कोई भी विरोध में आवाज उठता था तो उसे कुचल दिया करता था, प्रशासन के दम पे, सेना के दम पे। उसी को हम लोग बोलते हैं रूढ़िवादी। वह किसी प्रकार की आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर राजा के प्रति कोई आलोचना करते थे वो बर्दाश्त नहीं करते थे और वहाँ के लोगों को कुचल देते थे। उनमें से अधिकांश में अखबार, किताब और नाटकों और गानों में व्यक्त होने वाले विषय वस्तु पर कड़ा सेंसर लगाया। अगर कोई भी इंसान अखबार में, मतलब न्यूज़पेपर में, अगर राजा के प्रति कोई भी बात रखता था, राजा के प्रति कोई विरोध वाली बात करता था, राजा के पक्ष में कोई बात न करके विपक्ष में करता था, तो वहाँ के जो अखबार में जो लिखते थे उसको कुचल दिया करते थे कि तुम क्यों लिखा हमारे विरोध में। दूसरा, अगर कोई भी किताब फ्रांस के तरक्की के लिए राजा के विरुद्ध में कोई भी लेखक लिखता था तो उस लेखक को मरवा दिया जाता था। दूसरा, नाटक और गाने, अगर कोई भी नाटक या गाना राजा के विरोध में होता था तो वहाँ के जो राजा थे बोले नहीं, जो नाटक किया है और जो गाना गाया है उसको हम समाप्त कर देंगे, और समाप्त कर देता था। फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्रांतिकारी को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो कौन कौन से काम किए। 1815 की घटनाओं के बाद सजा के डर से कई उदारवादी राष्ट्रवादी जमीन दोज हो गए। तो उस समय जो देश के लिए आवाज उठाते थे, देश के लिए जो काम करते थे, एक मिनट, राहुल, चलिए हम समझते हैं। तो उस समय जो भी फ्रांस के लोग अपने देश के लिए
आवाज़ उठाते थे वह सारे को भगा दिया गया, मारा गया और वह छुप गए। बोला कि नहीं, अभी जो रूढ़िवादी शासन फ्रांस में लागू हो गया है, अगर उसके विरोध में हम कुछ भी बोलेंगे तो जान से जाएंगे। सारे लोग यानी डरे हुए थे। उसी में एक था जोसेफ मेजनी, एक इटालियन क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में हुआ था। तो उसी शासनकाल में मेजनी साहब जो थे उसका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया था। अब थोड़ा हम समझते हैं कार्बोनरी क्या होता है। कार्बोनरी एक संगठन था और उस संगठन का मकसद था कि हम अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करेंगे। और राष्ट्रवाद की भावना का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों को, जनता को हम जगाएंगे जो अपने देश से प्रेम करे, देश की तरक्की के लिए यानी काम करे। लेकिन वहाँ के जो राजा बने थे रूढ़िवादी, उसका मकसद नहीं था कि हम देश के भलाई का काम करेंगे, जनता का भलाई का काम करेंगे। अगर कोई भी इंसान जनता का भलाई के लिए कोई भी आवाज़ यानी उठाता था, उसे वो कुचल देता था, उसे वो मारता था। चाहे वो अखबार के थ्रू आवाज़ उठाए उसको भी मारता था, चाहे कोई किताब लिख दे उसको भी मारता था, अगर कोई नाटक कर दे उसको भी मारता था। 1831 में जब वह महज 24 साल का था, तभी लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे देश से निकाल दिया गया। तो मेजनी जो था वो कार्बोनरी का यानी सदस्य था, और कार्बोनरी एक सदस्य था जो अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के दिल में जगाने के लिए कदम उठाया करते थे। तो लिगुरिया में एक क्रांति हुई। उस क्रांति में मेजनी साहब भी सम्मिलित थे और लोगों को जगा रहे थे कि अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए मरो। लेकिन वो पकड़ा गया मेजनी साहब, और मेजनी जैसे ही पकड़ाया तो उसे देश से निकाल दिया गया। बोला नहीं, ऐसे लोग जो देश के लोगों को भड़काएंगे, राजा के प्रति विरोध में बात करेंगे, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। 24 साल की उम्र में मेजनी को वहां से निकाल दिया गया। मेजनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की एक जातीय इकाई बनाई है। सही बात है। तो ये जो देश है उसे भगवान ने किसके लिए बनाई है? मानव की एक जातीय इकाई है। अगर कोई देश है तो उस देश में सारे लोग बराबर रहेंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, सभी बराबर रहेंगे, सभी मोहब्बत से रहेंगे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन वहाँ के जो रूढ़िवादी जो लोग थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, जो रूस के राजा थे, जो ऑस्ट्रेलिया के राजा थे, वह इसके विरोध में था। उसका मानना था कि ये जो देश है ये राजा के है और राजा जो चाहेगा सो करेगा, और राजा के विरोध में किसी ने आवाज़ उठाई तो वह जान से जाएगा। ऐसा मानसिकता वहाँ के राजा के पास था। और लेकिन मेजनी का मानना था कि नहीं, किसी भी देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे जो कुछ भी हो। इसलिए इटली के छोटे छोटे राज्यों में बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी। तो वहाँ के लोगों का ये मानना था इटली में जो छोटा छोटा संगठन है वह सबको हम लोग एक करेंगे सारे संगठन को, और जैसे ही छोटे छोटे संगठन एक होगा, अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारी बात राजा सुनेगा और वो बोलेगा कि हमारा जो राज है जो छोटे छोटे संगठन में था उसको तो दबाना कुचलना बहुत आसान है। अगर मजबूत संगठन होगा, अगर मजबूत संगठन होगा तो उसको दबाना बहुत मुश्किल होगा। मेजनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई सिक्योरिटी सोसाइटी की स्थापना की। तो मेजनी का मानना था कि छोटे छोटे जो संगठन है वो आपस में मिलकर एक हो जाएं। इसी तरीक़ा से जर्मनी में जो छोटा छोटा संगठन था वो सब एक होने लगा। फ्रांस में जो छोटा छोटा संगठन था राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाते थे वह सब भी एक हो गए। स्विट्जरलैंड में भी जो लोग थे वह सब भी एक होना शुरू हो गए। और पोलैंड में भी जो भी सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा संगठन जो देश की तरक्की के लिए, जो देश के लिए सोचे, जो देश के लिए जिए और जो देश के लिए मरे। आगे चलते हैं। रूढ़िवादियों को मेजनी से डर लगता था। बात तो सही है। जो उस समय राजा थे उसने सोचा कि अगर मेजनी पर कंट्रोल नहीं किया गया, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो लोग को एक कर रहे हैं, यहाँ जो संगठन छोटा संगठन है वह सारे संगठन को मिला करके एक मजबूत संगठन बनाना चाहते हैं। और उसकी आवाज़ कहाँ कहाँ चला गया जी? जर्मनी में चला गया, फ्रांस में चला गया, स्विट्जरलैंड में चला गया, हॉलैंड में चला गया, और वहाँ के लोगों ने मेजनी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करना शुरू कर दिया। हर इंसान अपने देश में जो संगठन
छोटा छोटा था, वह सारे संगठन को एक करके एक मजबूत संगठन बनाना शुरू कर दिया। और उस समय जो राजा थे, रूस के जो राजा थे, ऑस्ट्रिया के राजा थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, उसको डर होने लगा कि अगर मेजनी ये सब काम करेगा तो आने वाला समय में हमारा सत्ता देश में नहीं बचेगी और हमको बर्बाद होना सत्य है। इस बीच जब रूढ़िवादी ताकतों ने अपनी शक्तियां को मजबूत करने के लिए जुटी, उदारवादियों और राष्ट्रवादी, उदारवादी का मतलब होता है जो भी इंसान अपने देश में परिवर्तन के पक्ष में है, जो भी इंसान अपने देश में परिवर्तन के पक्ष में है उसे हम लोग बोलते हैं उदारवादी। और राष्ट्रवादी हम उसको बोलते हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। उसके राष्ट्रवादी का मतलब होता है जिसके लिए देश और देश में जो कानून है वो सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में, राजतंत्र में नहीं। राजतंत्र का मतलब ये होता है राजा का शासन, और राजा का जो कानून को जो फॉलो करेगा वो थोड़े ना राष्ट्रवादी होगा, वो तो मतलब कि राजा प्रेमी होगा। और राज प्रेमी कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता, धर्म प्रेमी कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता। तो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो लोग थे फ्रांस में, उदारवादी और राष्ट्रवादी, वो लोगों के पास ये भावना को फैलाने में यानी सक्षम थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने देश के लिए जिए और अपने देश के लिए मरे। और देश पे जो जुल्म हो रहा है, देश के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, वह सारे जुल्म को वह समाप्त करे और राजा के प्रति आवाज़ उठाएं। लेकिन लोग डरते थे, अगर हम छोटे छोटे ग्रुप में अगर राजा के प्रति आवाज़ उठाएंगे तो हमें कुचल देगा। अगर सारे लोग हम एक हो जाएंगे और बड़ी जनसंख्या में जा करके राजा के सामने अगर हम लोग आएंगे और राजा के सामने अगर हमारी बात हम रखेंगे तो हमें कुचलने में राजा को सोचना पड़ेगा। इन लोगों में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसायी थे। फ्रांस में यानी पूरा यूरोप में 3 तरह के लोग थे। पहला हम लोग समझते हैं प्रथम स्टेट। पूरा यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में 3 तरह के लोग थे। प्रथम स्टेट, दूसरा हो गया द्वितीय स्टेट, द्वितीय स्टेट, तीसरा हो गया तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में वो लोग आते थे जो धर्म का काम करते थे, जैसे पादरी। दूसरे स्टेट में आते थे अमीर लोग, कुलीन वर्ग, अमीर या कुलीन या अभिजातीय वर्ग, द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट में आते थे मजदूर, किसान और गरीब लोग। थोड़ा हम समझते हैं। यूरोप में 3 तरह के लोग थे। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी जो धर्म का काम करते थे, सबसे ज़्यादा अमीर उस समय पादरी हुआ करते थे। द्वितीय स्टेट में आते थे अमीर लोग, कुलीन वर्ग या अभिजातीय वर्ग, मतलब अमीर लोग आते थे। और तृतीय स्टेट में आते थे मजदूर, किसान, गरीब लोग। जब आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, जैसे ही मशीन बनना शुरू हुआ, तो तृतीय स्टेट के लोगों ने मशीन खरीदा और मशीन खरीदने के बाद अपना व्यवसाय करना शुरू किया। जैसे ही व्यवसाय करना शुरू किया, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नहीं तो वो पूरा गरीब रहे, नहीं वो पूरा अमीर रहे। और जैसे ही उसके पास पैसा आया, उसने अपने बच्चे को एजुकेशन देना शुरू कर दिया। और एजुकेशन जैसे ही आया तो लोग सोचने लगे, और सोचने के बाद लोगों ने कहा कि हम जो टैक्स, रुपया, पैसा हम राजा जी के लिए, राजा को जो हम देते हैं, राजा हमारे विकास के लिए, हमारे लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के लिए, अपने संबंधी के लिए काम करते हैं। तो यही तृतीय स्टेट के लोग पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान था। और तृतीय स्टेट में कौन कौन आने लगे? प्रोफेसर। और दूसरा कौन आने लगे? स्कूल टीचर। तीसरा क्लर्क। और चौथा व्यवसाय। यही सारे वर्ग तृतीय स्टेट के जो लोग थे, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, व्यवसाय, किसान, गरीब, यही सारे लोग राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में पूरा यूरोप में सबसे बड़ा योगदान तृतीय स्टेट का लोगों के पास था। पादरी लोग को जरूरत नहीं था क्योंकि बहुत पैसा था उसके पास। अमीर लोग को जरूरत था ही नहीं क्योंकि उसके पास सारे अधिकार थे। लेकिन तृतीय स्टेट के पास कोई अधिकार था ही नहीं। आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा ग्रीस की आज़ादी। यूरोप का एक देश है ग्रीस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनान। वर्तमान में हम क्या समझते हैं? यूनान। तो उस समय एक देश था ग्रीस, जो यूरोप महादेश का एक देश था, यूनान। तो ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था।
तो ग्रीस जो देश था उस पर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार था। ओटोमन साम्राज्य उसे कब्जा किए हुए थे, उसे गुलाम बनाए हुए थे। ओटोमन साम्राज्य का मतलब ये हुआ, आप लोग देखेंगे इर्तुगुल गाजी, सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया को ही हम लोग बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य। तो उस समय तुर्की जो था बहुत ताकतवर देश था। तुर्की जो था बहुत ताकतवर देश था। वो किस पर अधिकार किया हुआ था? यूनान पे अधिकार किया हुआ था। तो यूनान में जो तुर्की के विरुद्ध, मतलब ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध जो संघर्ष शुरू हो गया वो 1821 में शुरू हो गया। और शुरू होने का मेन कारण जी क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में जैसे ही लुई 16वां को हटा दिया गया तो यूरोप में जितने सारे यानी देश थे, उसका मानना था कि अगर फ्रांस राजतंत्र को खत्म कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं अपने यहाँ जो राजतंत्र है, जो देश हमको कब्जा किया हुआ है, गुलाम किया हुआ है, उसको हम खत्म क्यों नहीं कर सकते। तो ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश से निकाल दिया गया। तो उस समय जो ओटोमन साम्राज्य इस पर राज करते थे, अगर कोई भी लोग अगर देश के प्रति आवाज उठाते थे तो ओटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उसे देश से बाहर निकाल देते थे कि तुम इस देश से निकलो, अगर तुम इस देश में रहेगा तो पूरा देश को भड़काएगा, उससे हमारे शासन करने में बहुत परेशानी होगी। अगर किसी भी देश में राजशाही है, अगर वहाँ के लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दे, अगर सारे लोग आवाज़ एक साथ उठाएंगे तो वहाँ भागना ही पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी भारी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। अब क्या हुआ? यूरोप का जो पुराना इतिहास है, यूरोप का जो सबसे प्राचीन इतिहास है, वह कहाँ से शुरू होता है? यूनान से शुरू होता है। पुरानी सभ्यता थी, यूरोप की पुरानी सभ्यता कौन थी? यूनान। और यूनान का संघर्ष जो शुरू होने लगा 1821 से, और उससे पहले जो यूनान के लिए आवाज़ उठाते थे तो ओटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उसे देश से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप से यूनान को समर्थन मिलना शुरू हो गया कि सही बात है, ये जो यूनान है हमारे ही महादेश का देश है जी, ओटोमन साम्राज्य जो कब्जा किया हुआ ये गलत कर रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहाँ की है? यूनान की संस्कृति है। यूनान जो है बहुत प्राचीन काल से यूनान देश है, हम अपने संस्कृति के लिए लड़ेंगे। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों को भी जन भावना को इसके पक्ष में लाने की भरपूर मदद की। तो उस समय जो यूनान के कवि थे और कलाकार थे, वो अपने कविता में देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम करते थे। अपने देश के लिए कविता लिखते थे, अपने देश के जो जनता थे उसके लिए वो कविता लिखते थे कि हमारे देश पर जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, वो कविता के रूप में लोगों के सामने पेश करते थे। और जब लोग कविता सुनते थे तो लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाता था, और पैदा होने के बाद लोग एकजुट होना शुरू हो गए और लोग का डिमांड हो गया कि हमको आज़ादी चाहिए, जिस भी स्थिति में आज़ादी मिलेगा हम लेंगे। वहाँ का कलाकार भी अपने देश के प्रति वफादार हो गए, ऐसी ऐसी फिल्म बनाने लगे, ऐसी ऐसी मूवी और नाटक बनाने लगे जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जागे। आगे चलते हैं। फिर आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। जब ये सारे भावना वहाँ के लोगों में जागना शुरू हो गया तो वहाँ लास्ट में जो ओटोमन साम्राज्य के जो राजा थे, तुर्की के जो राजा थे, उसने बोला ठीक है भैया, अगर आप लोग को आज़ादी चाहिए ना, आप ले लीजिए। क्योंकि जब किसी भी राजा के विरुद्ध में सारे देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब क्रांति होगा, जितना लॉस वहाँ के लोगों का होगा उतना ही लॉस मतलब कि राजा का भी नहीं होगा। तो बहुत सारे राजा का लॉस होने लगा। राजा बोला कि नहीं, इतना लॉस हम नहीं सहेंगे, और 1832 में यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग और राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया गया। तो पहला यूरोप में जो देश आज़ाद हुआ था वो फ्रांस था। फ्रांस से जी किसने प्रेरणा ली? यूनान ने। और यूनान में सबसे बड़ा योगदान जी किसका था? पश्चिमी यूरोप का था। पश्चिमी यूरोप के लोगों का मानना था कि ये जो यूनान है ये हमारा पुरानी सभ्यता का जगह है, हमारा जो इतिहास है यूनान से शुरू होता है, बहुत ज़माना से यूनान हमारा देश का हिस्सा रहा है। हम लोग तो आज न जी उदय हुए हैं, लेकिन यूनान बहुत ज़माना से है। और उसके बाद फिर वहाँ के जो कवि थे, कवि ने अपना योगदान दिया, वहाँ के कलाकार थे, कलाकार ने अपना योगदान दिया। योगदान देने के बाद क्या हुआ जी? यूनान को स्वतंत्रता मिल गई। और स्वतंत्रता जैसे ही मिली यूनान को, तो यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग और राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत
कर दिया। और वहाँ जो देश थे यूरोप में, वो लोग भी सोचा कि देखो फ्रांस आज़ाद हो गया, उसके बाद यूनान आज़ाद हो गया, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनान को आज़ादी मिल गई। चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1830 का विद्रोह।